हिंदी में बात रखनी पड़ेगी। मंच पर बैठे हुए आदरणीय प्रफुल्लदा, जो हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय समन्वयकों में से एक है, और रवि जी के साथ जुड़कर लोक शक्ति अभियान से लेकर उड़ीसा के तमाम सामाजिक पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ खड़े जन संगठनों के साथ एक सशक्त समन्वय और सहभागिता के साथ जुड़े हुए हैं। लिंगराज भाई, जो कि समाजवादी विचारधारा के राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए भी गंधमार्दन से लेकर लोअर सुत्तेल और किसान आंदोलनों तक अपना योगदान सशक्त रूप से संघर्ष और लेखन विचारधारा के आधार पर देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है। अशोक प्रधान जी को और उनके साथी संबलपुर कृषक सुरक्षा संगठन के प्रमुखों को क्यों नहीं जानता। आज यहाँ उपस्थित तमाम जन संगठनों के, चाहे वो श्रमिक संगठन हो, चाहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, चाहे आदिवासियों का आंदोलन, वेदांत के क्षेत्र से लिंगराज आजाद जी पधारे हैं और बरगढ़ से कई सारे सर्वोदयी समाजवादी साथी पधारे हैं, और युवा शक्ति जो अभी अन्ना हजारे जी के साथ भ्रष्टाचार विरोध में हम सब के साथ जुड़ी हुई रही है। विविध राजनीतिक दलों के पूर्व सांसद महोदय के साथ यहाँ पधारे हुए साथीगण, आप सबको हमारी तरफ से एक जोरदार जिंदाबाद है। प्रफुल्लदा ने जो बात कही वो जनतंत्र, विकास, ग्राम सभा, संविधान, इन तमाम मुद्दों के और शब्दों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि वही मेरी बात थी। सही तो और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये उड़ीसा, ये भूमि न केवल संबलपुर की, पूरे पश्चिम उड़ीसा की और पूरे इस राज्य की अगर समृद्ध है तो केवल खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से ही नहीं, संघर्षों से भी समृद्ध है। ये संबलपुर का निर्माण जो एक रोजगार के द्वारा कईयों को कारीगरी के द्वारा संबल देने वाला रहा है, सहकारिता का रहा है, वो आज भी जीवित है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए ये पूरा माहौल उड़ीसा का, जब भी हमारे जैसे आंदोलनों के स्थानीय से राष्ट्रीय तक घूमने वाले कार्यकर्ता यहाँ पधारते हैं, तब बहुत प्रेरणादायी लगती है। और इसीलिए मैं खास करके उड़ीसा में आती हूँ, न केवल अशोक जी के किसान संघर्ष को समर्थन देने के लिए। इसलिए आज का ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। समय कम होते हुए भी मुझे 40-45 मिनट तो लेना पड़ेगा, आपको मंजूर हो ऐसा मैं मानती हूँ। और उसके बाद आप कहेंगे तो मैं 11 बजे यहाँ से निकलने वाली हूँ रास्ते से, तब तक मैं तैयार हूँ संवाद करते हुए। देश की आज की परिस्थिति और नागरिक समाज की भूमिका, ये आज न केवल भ्रष्टाचार विरोध के आंदोलन का, लेकिन अत्याचार, अन्याय, हिंसा, लूट, शोषण, जातिवाद, सांप्रदायिकता के खिलाफ जो भी जहां भी खड़े हैं, उन सब का दिल को छूने वाला मुद्दा है, और आप सबका भी, क्योंकि आप मेरे ख्याल से, विश्वास से इसी विचारधारा के चौखट में बैठने वाले लोग हैं, संवेदनशील और विचारशील। देश की आज की परिस्थिति का बहुत वर्णन करना इसलिए आपको जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ विश्लेषण जो हमारे नजरिए से ही नहीं, संविधान के नजरिए से, जैसा प्रफुल्लदा ने रखा, और उन तमाम लोगों के जो कि सिविल सोसाइटी कहते हुए कुछ लोगों को अलग निकलने के बाद अलग नहीं बन जाते हैं, जो नागरिक समाज का हिस्सा ही है, और जो बुनियाद में अपना योगदान भर भर के इस देश की नींव और इस देश का पूरा महलों का सिलसिला भी खड़े करने वालों में से है। चाहे वो देश के मेहनत कश दलित हो, आदिवासी हो, श्रमिक हो, चाहे संगठित कहने वाले,
चाहे असंगठित कहकर कुछ धिक्कारे जाने वाले किसान, मजदूर, कारीगर, मछुआरे तमाम, और छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्गीयों तक, कोई बुद्धिजीवी और श्रमजीवी में भेदाभेद करने से नहीं तो एकत्रित आकर संविधान के मूल्यों की और मार्गदर्शक सिद्धांतों की चौखट के ही आधार पर, उस चौखट के तहत अगर हम देख ले तो क्या दिखाई देता है, ये कुछ बात रखना शायद जरूरी है। समता, न्याय और साथ में जुड़ा हुआ समाजवाद का मूल्य समाज के अधिकार की बात एक और बताते हैं। समाज के सहभागिता के बिना कोई भी प्रक्रिया इस देश में राज्य चलाने की, जनतांत्रिक कितनी भी कहीं क्यों न जाए, ये पूरी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, ये विश्वास। और उस जनतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, चाहे प्रातिनिधिक लोकशाही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के द्वारा क्यों न हो, इसी देश के तमाम संसाधनों के आधार पर इस देश का विकास संभव है। ये विश्वास ही नहीं, आग्रह, ये कहीं न कहीं हमने पाया है। आजादी मिलने के बाद, कई सालों के बाद जन्म लिए हुए हमारी पीढ़ी भी अब बुढ़ापे में लगी है, लेकिन हमारे लिए तो ये दत्त चीज है, क्योंकि हम लोग उस आजादी आंदोलन में सहभागिता के भागीदार नहीं रहे। लेकिन आज इस पूरी चौखट को, जिसमें आप बंधुत्व भी जोड़ा जाए, कहां तक इस देश के न केवल सरकारों ने लेकिन समाज ने भी अपनाया है, ये सोचने के लिए मजबूर है। क्योंकि एक ओर समता और न्याय की बात, और दूसरी ओर जिस गैर बराबरी की बात कल भुवनेश्वर में बहुत आग्रह के साथ मैंने रखी, उस विषमता के हम धनी हैं। ये विरोधाभास कैसे है? क्या संविधान से वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम पर जो लिखा गया, इस जनता का संपर्क टूटा है, संबंध छूटा है, या राजनेताओं का, राज्य चलाने वाले निर्णयकर्ताओं का, सत्ताधीशों का, या सत्ताधीश और जनता के बीच में ऐसी टूटन और ऐसी दरी पैदा हो गई है कि उस दूरी के कारण कहीं न कहीं इन मूल्यों के आधार पर ही सब कुछ इस देश में चल रहा है या नहीं, यह देखने के लिए कोई उत्सुक नहीं है। कब उत्सुक है? बुद्धिमान लोग अगर दिखाई देते हैं कहीं इसके बाद चर्चा संगोष्ठियों में, सेमिनार्स में करते हुए, तो बाकी सब तो सीमांत किए गए लोग लड़ रहे हैं एक ओर से, एक प्रकार से इन मूल्यों के लिए, लेकिन मजबूर किए जाते हैं, जिनके हाथ में बफर भी नहीं है लड़ने के लिए, ऐसी स्थिति में भी कई लड़ रहे हैं। और जिनके हाथ में जो भी अब बचा हुआ है, समता, न्याय, स्वावलंबन, सादगी के जीवन प्रणाली को आधार बनाते हुए, उनको उसको बचाने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। ये देश की स्थिति आज सबसे अधिक किसमें प्रतिबिंबित होती है? तो जन आंदोलनों। सही तो राजनीति का अर्थ यही है कि नीति के आधार पर राज करना, और नीति मूल्यों की चौखट बनी बनाई है बाबा साहब की कृपा से। कानून के सामने सब समान ही नहीं, तो जाति धर्म के पार भी सब समान, ये हमारे तमाम संविधान के लेखन और विचारकों ने हमें दी बात, और वो आजादी आंदोलन की देन है। लेकिन क्यों ऐसा कि इसी समता और न्याय के लिए लोगों को संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? शायद इसीलिए क्योंकि राजनीति और उसके साथ जुड़ी हुई अर्थनीति ने एक विकृत रूप लिया, और उस विकृति का एक आधार नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आधार है भ्रष्टाचार। कल मैंने इसकी बहुत ही विस्तार पूर्वक बात की, और भ्रष्टाचार का अर्थ केवल वो रेशनिंग कार्ड देते हुए लिया गया, या टीसी ने रेलवे का टिकट दिए हुए दे दिया हुआ थोड़ा सा छोटा सा पैसा, या चिड़िमिड़ी चाय पानी नहीं। भ्रष्ट आचार जो कि आज हर क्षेत्र में हमको छाया हुआ दिखाई देता है, और जिसके पीछे एक प्रकार का भ्रष्ट विचार है,
इसके ही आधार पर आई हुई कुछ गलत नीतियां हैं। उन्हीं नीतियों के आधार पर कानून भी बन चुके हैं और उसी संविधान का नाम लेकर उन्हीं राजनीतिक जनतांत्रिक मंचों और मोर्चों के सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं। इनकी पोल खोल करने की जरूरत जब है तब जन आंदोलन यही काम कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि जनतंत्र पर या जनतंत्र के जो स्तंभ है, राज्य के जो स्तंभ है, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, हमारी न्यायपालिका भी, उस पर विश्वास ही नहीं हम लोगों का। यहाँ बैठे हुए कोई माओवादी नहीं है, पश्चिम देखा होगा तो उससे कोई डरने की भी जरूरत नहीं है। माओ ने जो भी दिया, सतत क्रांति की बात या कम्युनिस्ट की बात, उसको भी अभ्यास में भी कोई दिक्कत नहीं है। पर सशस्त्र संघर्षों का वो रास्ता जो कि कहता है कि राज्य खत्म हो जाए, पर अभी वो भी इतनी कट्टरता के साथ नहीं कह रहे। नेपाल में सत्ता स्वीकार करते हैं और क्या कहें, लेकिन ये बात निश्चित कि राज्य खत्म हो जाए, ये न कहने वाले लोग जो कि राज्य के साथ संवाद करते हुए ही संघर्ष कर रहे हैं। संवाद और संघर्ष, इसमें विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। जैसे आज किसान गए थे आरटीसी के ऑफिस के दफ्तर के सामने, हजारों के तादाद में थे, निहत्थे थे, शांतिपूर्ण थे, पर जोश, कटिबद्धता, चुनौती देने में कम बिल्कुल नहीं थे। तो इन आंदोलनों के द्वारा ये संघर्ष उठते हुए और उसी को पूरा जो निर्माण कार्य में लगे हुए लोग हैं, जो भी इन्हीं चुनौती को अपने निर्माण के द्वारा रख रहे हैं, चाहे वो छोटे कारीगर अपने को बचाने वाले जिनका जिक्र संबलपुर के संदर्भ में मैंने किया, या और महाराष्ट्र के छोटे कारीगर, या और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के छोटे कारीगर, ये तमाम लोग हैंडलूम वीवर्स हो या अन्य जो असुरक्षित रखे गए हैं फिर भी सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि स्वावलंबन का आधार लेते हैं, वो भी इस प्रकार का योगदान दे रहे हैं। क्योंकि देश में आज ऐसी स्थिति है कि योगदान ही योगदान की जरूरत। एक और जातिवाद और सांप्रदायिकता आज भी खत्म नहीं हुई है। कंधमाल के अनुभव को कौन भूल सकता है। अभी कल परसों में मुंबई में थी, क्रिश्चियन समाज के बहुत सारे लोग, कमिश्नर ऑफ पुलिस अरुण पटनायक जी जो योगायोग से पुलिस आके है, उनको मिलने के लिए हमारे डेलीगेशन के साथ साथ आए हुए थे रात को 7, साढ़े 7 बजे, ये कहने के लिए कि उनकी पूरी संपत्ति जो उनके हाथ में है, पुराने बंगले और छोटे मोटे भूखंड, वो हड़पने के लिए बिल्डर्स इस प्रकार की साजिश कर चुके हैं कि क्या कहे। वो जाति और धर्म के नाम पर है कि उनकी प्रॉपर्टी के कारण है, कि सोचने की बात है। गुजरात के दंगों को कौन भूल सकता है। आज भी गुजरात के दंगों में जिनकी संपत्ति हड़पी गई वो किस समाज के थे, उनके हाथ में ऐसी क्या चीज थी जिसको हड़पने की कुछ समाज के तबकों में, न केवल किसी धर्म के सभी लोगों ने, जिनमें हम भी शायद शामिल किए जाएंगे, लेकिन कुछ तबकों ने जो कि जाति धर्म के पार एक वर्ग की अनोखी संस्कृति लेकर हावी है, पर इस प्रकार के मतभेद और भेदाभेदों का उपयोग करते हैं, उन्होंने कैसे काम किया यह हकीकत भी बहुत उजागर हो चुकी है। और उसी प्रकार से जाति या धर्म का राजनीति में इन तमाम आधारों का हस्तक्षेप और इन तमाम मुद्दों का जातिकरण, एन श्रीनिवास जी से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। आज भी जब देश में है तब देश की परिस्थिति की दखल लेते हुए इसकी दखल लेना भी जरूरी है। और अगर हम लोग देश में परिवर्तन का सोचते हैं, वो युवा साथी जो भ्रष्टाचार का कट्टर विरोध करते हैं, जो वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा देते हैं, उन्होंने रामलीला मैदान में ही नहीं, यहाँ भी हर जगह देखा होगा कि जो साथी परिवर्तन से भरपूर तमन्ना विश्वास लेकर उतरे हैं, वो कोई एक जाति धर्म पंथ प्रांत के नहीं है। और इसीलिए अगर मन भर आता है, उस
वंदे मातरम के 2 शब्दों या पंक्तियों से, तो फिर इस जाति धर्म के भेदाभेद और लकीरों को भी तोड़ने का एहसास होना और वो उम्मीद जताना देश की आज की स्थिति का जायजा लेने के लिए नहीं, परिवर्तन का दायरा तय करने के लिए बहुत बेहद जरूरी है। दूसरी ओर बहुत बड़ा तंत्र और मंत्र जो इस देश में जिस विकृति की बात हमने की है, विषमता, अन्याय, हिंसा, लूट, शोषण, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उन चीजों को आगे बढ़ाने वाला वो विकास है। और प्रफुल्लदा ने उसकी बात की। आज उड़ीसा में बहुत सारे जन आंदोलन अगर इस मुद्दे पर चल रहे हैं, और नहीं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, लेकिन महाराष्ट्र के नर्मदा घाटी में और नंदीग्राम, सिंगूर से लेकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में या नीलगिरी से लेकर और कहीं हिमाचल के तले ब्रह्मपुत्रा की घाटी में, तो इस विकास के मुद्दे पर है। तो विकास एक अहम मुद्दा है, कोई भी उसके विरोध में हो नहीं सकते। सवाल केवल होता है कि विकास की परिभाषा क्या है, वो किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य हासिल करने के लिए अपनाने वाले साधन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं होने चाहिए, उन सब के परिणामों के साथ हम लोग कैसे निपटेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो, कैसे हम लोग इस विकास के गाड़े को उन्हीं मूल्यों की चौखट में समता और न्याय जिसका आधार है आगे ले चलेंगे। और आज अगर सबसे बड़े संघर्ष और विवाद अगर खड़े हैं तो इसी कारण कि विकास के ही नाम पर जो चल रहा है वो केवल चुनाव में विकास के नाम पर एडवर्टाइजमेंट देकर वोट पाने की बात नहीं, सड़क, बिजली, ऊर्जा के नाम पर वोट लेने तक सीमित नहीं है। जो चल रहा है वो ऐसा दोहन है और ऐसा अंधाधुंध दोहन कि उसके लिए जो भुक्तभोगी बनाए जा रहे हैं वो एक और खड़े हैं चुनौती लेते हुए, और इसी विकास की प्रक्रिया में, संसाधनों के दोहन की प्रक्रिया में जो बहुत बड़ा, मैंने कहा कि छोटे पटवारी के भ्रष्टाचार के साथ तुलना भी जिसकी नहीं हो सकती है, ऐसा जो बड़ा भ्रष्टाचार हावी है उसके खिलाफ भी जन आंदोलन जारी। और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया की पोल खोल करना ही नहीं, उसको एक सब मिलकर जरा दिल खोल कर देखना बहुत जरूरी है। और उसमें हम लोग उड़ीसा के उदाहरण सबसे प्रमुखता में रखते हुए देख सकते हैं कि वो क्या है। उड़ीसा एक समृद्ध राज्य, आज मैंने रैली में कहा कि उड़ीसा 1 नंबर का राज्य है, तो बहुत तालियां पड़ी। कौन नहीं चाहता अपने राज्य को 1 नंबर का राज्य, पर मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में 1 नंबर का राज्य है, उड़ीसा इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर का राज्य जाहिर हुआ है, कुछ सत्ताधीशों ने गर्व और अभिमान के साथ जाहिर किया है। अब इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश, जिसके बिना विकास असंभव है, और इसलिए कोई कंपनियां आए पैसा लेकर, या विश्व बैंक या एशिया विकास बैंक आए तो क्या बिगड़ता है, उसके बिना हो कैसे सकता है विकास। बिल्डर्स अगर नहीं आएंगे सामने तो क्या ये झुग्गी झोपड़ियों के जगह बड़े महल बांधने का काम कभी हो सकता है? जवाब आएगा नहीं। पर क्या केवल बिल्डर्स आए, कंपनियां आए, पैसा भरपूर लाए, न केवल पैसे में, न केवल रुपये में, डॉलर्स में, मार्क्स में, यूरो में, तो हो सकते हैं बिल्डिंग का काम, हो सकता है उत्पादन किसी कारखाने का। जब तक कि जल, जंगल, जमीन और श्रम की पूंजी नहीं लगती है तब तक कोई भी विकास का कार्य, चाहे उत्पादन का हो, चाहे बाजार का हो, संभव नहीं। और ये बात केवल पर्यावरणवादियों की या क्लाइमेट चेंज पर कोपेनहेगन या कानकोण में बात करने वालों की नहीं है। वहां बात करके आए हुए पर्यावरण मंत्रालय में मैं जो बैठी थी एक दिन प्रत्यक्ष हकीकत में, तब वहां से कानकोण से लौटे हुए एक अधिकारी रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस समय जयराम रमेश मंत्री थे, समय अलग था,
मंत्रालय का तरीका भी थोड़ा अलग था, बदल गया है। लेकिन उस समय बैठे हुए अधिकारी रिपोर्ट कर रहे थे और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ये तो ठीक है कि आपकी वहां चर्चाएं बहुत जमकर चल रही है, पर कभी ये नहीं हो सकता कि मंत्रालय अगुवाई करते हुए इसी जलवायु परिवर्तन के, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हमारे किसानों से, हमारे मजदूरों से, मछुआरों से कभी वहां आकर बात करें? कहीं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, कहीं विंध्य की घाटी में, कहीं तमिलनाडु के समुद्र किनारे। उन्होंने कहा उसकी अभी जरूरत नहीं है, वो समय आना बहुत बाकी है, अभी क्लाइमेट चेंज का असर धरती पर आया ही नहीं है। आप बताइए, नदियां आज सूख रही है, ग्राउंड वाटर आज डिप्लीट हुआ है, आज ही बाढ़ और सूखे का चक्र कुछ एक दशक पहले से बदल रहा है। बुंदेलखंड का मैंने इसीलिए नाम लिया क्योंकि इसी कारण पलायन बहुत बड़े पैमाने पर किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हुआ होगा, तो वो तालाबों का भरा पूरा कभी एक समय का क्षेत्र बुंदेलखंड। और यही स्थिति तमाम प्राकृतिक संसाधनों से धनिक जो है लेकिन गरीब कहे और माने जाते हैं, ऐसे उड़ीसा के या अन्य राज्यों के क्षेत्रों की भी है। लेकिन उनको लगता है कि उसकी चर्चा यहाँ जरूरी नहीं, तो उसका असर भी कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए इस अज्ञान के बारे में क्या कहे? अज्ञान तभी दूर होगा शायद, जैसा हमारे एक साथी की कविता में लिखा गया है, जब नदियां सूख जाएगी, जब पानी का न बूंद रह जाएगा, न पहाड़ की एक चोटी, तब शायद हम समझेंगे कि पर्यावरणवाद केवल आवरण की बात नहीं है, वो जीवन प्रणाली से लेकर विकास नियोजन तक जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यही मुद्दा आज कौन उठा रहे हैं सबसे आगे आकर? तुम्हारा हमारा जीवन, हमारे भविष्य की पीढ़ियों का जीवन थोड़ा सा तो प्रकृति पर निर्भर रहे और संभव हो, इसलिए कौन लड़ रहा है? तो वही वो बफर स्टॉक के बिना लड़ने वाले हमारे किसान, मजदूर, कारीगर, मछुआरे। तो इसीलिए बहुत सोचने की बात है, पर जो हो रहा है वो इतना भयावह हो रहा है कि उड़ीसा को ही ले ले तो ये पर्यावरण संगठन का पूरा ये है कि ये हॉटस्पॉट है मिनरल्स का। इसमें 24% देश का कोयला है, 17% लोहा है, 98% क्रोमाइट है, 51% बॉक्साइट है, 35% मैंगनीज है, एक नहीं। तो छत्तीसगढ़ में हीरा और कर्नाटक में सोना है। ऑयल एंड गैस कृष्णा की बेसिन में है, जिस पर तेलंगाना का अधिकार या आंध्र का अधिकार, ये केवल झगड़ा नहीं है। अंबानी जब ले गए हैं उसका अधिकार, और आप देखें जाकर वहां काकीनाडा के पास एक गांव में मैं गई थी, और वो गाजी मोड़ा का गांव भी, जहां से निकाला गया तेल और गैस, जिसके आधार पर वो परिवार टूट गया। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का मां अलग हो गई, लेकिन वो गांव टूट गया है उनके पूरे दोहन और उनकी पूरी कमाई से, जो मिनट में लाखों रुपयों की है। और उससे आया हुआ वो प्रभाव, वो दबाव, राजनीति में उनका हस्तक्षेप, ये पेट्रोल की प्राइसेस यूपी ने बढ़ाई और बीजेपी ने विरोध किया, यहाँ तक सीमित बात थोड़ी है। ये तो इनका पूरा प्रभाव दबाव, जो कोई भी सत्ता में आए हम बने रहेंगे, ये वाला अरोगेंस बोल रहा है इन भाव और दामों के आधार। तो इसमें क्या है? इसमें वो काकीनाडा गांव अंधेरे में धूल के साम्राज्य में पड़ा हुआ देखो आप, और वहां से आप नजर डालो कुछ 2 किलोमीटर भी दूर नहीं, ऐसे बीच में अंधकार आपको एक साम्राज्य चमकता हुआ दिखेगा। वही हकीकत जब कलिंग नगर में शहीद हुए थे 13 लोग, और मैं गई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, रात तक नहीं रुकी थी, पूरा अंधेरा छाया हुआ था, मौत के कारण नहीं, बिजली भी न होने के कारण। और वहीं से जिंदल नीलांचल सबका साम्राज्य दूर तक दिखाई दे रहा। ये गैर बराबरी नहीं तो क्या? और ये गैर बराबरी इस प्रकार से समृद्ध राज्य में जब छाई हुई है, तो देश भर किसी न किसी प्रकार से छाई हुई है। क्यों?
क्योंकि जिन साधनों के हाथ में आने से और बाजार में बेचे खरीदे जाने से कोई मिलियनेयर समृद्धि पाता है, उन्हीं साधनों पर पीढ़ियों से बैठे हुए लोग गरीब ही नहीं दरिद्री माने जाते हैं और उनका उस पर कोई अधिकार नहीं, यहाँ तक कि उन साधनों के दोहन में, उन साधनों के नियोजन में, उन साधनों के लाभ में लाभांश लेने के लिए उनको कोई स्थान नहीं, उनको सम्मान नहीं। चाहे वो खेती पर आधारित जीवन जीने वाले खेतिहर हो, चाहे वो आदिवासी जिन्होंने कभी ऐसा दोहन नहीं किया, इसीलिए आज ये जीवन प्रणाली उपभोगवादी इतनी भरपूर संसाधन पा रही है कि कितनी जरूरी है हम कहीं नहीं देखते हैं, बिजली जलाते हैं, पानी खुला छोड़ते हैं, ब्रश लगाते हुए क्या ये हकीकत आज विकास की और विकास नियोजन की हकीकत है। एक प्रकार का वसाहतवाद कहेंगे आप, दूसरी बाजू से देखें तो साम्राज्यवाद। पर अगर मुट्ठी भर यूरोप और अमेरिका के देश क्या कर रहे हैं, उनके अपने देश के देशवासियों के साथ, जिसके कारण वो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का आंदोलन चलना पड़ा है, कहीं यहाँ ऑक्यूपाई रामलीला मैदान तो वहां ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। लेकिन दूसरी बाजू यहाँ इस देश में भी क्या हो रहा है वो भी देखेंगे तो इसी प्रकार का वसाहतवाद उनका दुनिया के स्तर पर अगर है, जिससे कि वो कहीं और मैक्का जैसे अनुबंध के आधार पर वहां के दक्षिण अमेरिका के, कनाडा के देशों का संसाधन छीन जाते हैं, तो हमारे देश के अंदर कहीं विभाजन भी आसानी से संभव नहीं, मिले जुले हैं। शुक्रिया है देश के जनतंत्र की, उतना तो बचा हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क दिखता ही है शहर और गांव के बीच में और शहर के धनिक और गरीब के बीच में, जहाँ पानी का बंटवारा, जमीन का बंटवारा सब 80-20% का होता है। और इसका नतीजा जो गैर बराबरी का है, वही अर्जुन सेन गुप्ता के रिपोर्ट में जो कहकर और उस पढ़कर हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि 77% देश के लोग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की केवल 20 रुपया से कम कमाई करने वाले हैं। इसलिए मॉन्टेस्क्यू जी की हिम्मत होती है कहने की कि प्रति व्यक्ति 32 रुपया गरीबी रेखा है। देश में जरूरी है गरीबी रेखा आंकना नहीं, अमीरी रेखा तय करना, जिसके बिना ये गैर बराबरी कभी भी मिटेगी नहीं। क्या ये देश इतना नहीं कर सकता है? हम सब लोग अगर आवाज उठाए तो कि वो एनरॉन जिसके सामने हम लोग लड़े, हमको विकास विरोधी, ऊर्जा विरोधी कहा गया, लेकिन आपने देखा एनरॉन के कारण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो खत्म होने ही जा रहे थे, क्योंकि उनके पूरे पावर परचेस एग्रीमेंट्स का अभ्यास हमारा ये बता रहा था, लेकिन वो होने से बचा क्योंकि एनरॉन खत्म हो गया। और ऐसा एनरॉन सामने आया क्योंकि मैं एक्सिम बैंक से लेकर तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में एनरॉन क्या है और हमारा विरोध क्यों, ये कहने के लिए जा चुकी थी, इसलिए कह रही हूँ। जहां भारत के अर्थशास्त्रज्ञ और वकील सलाह देने के लिए बैठते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि उस कोंकण के पश्चिम घाट के किनारे पर आज कैसा संघर्ष खड़ा हो रहा है, इसलिए हमको जाना पड़ता था। लेकिन वो एनरॉन कोलैप्स हो गया, न केवल प्राइस वाटर हाउस के ऑडिटिंग की कमाल